बारे में बात किया था? हमने बात किया था कि किस तरीके से हम एक मार्केट के ओवरऑल ट्रेंड को पहचानते हैं। तो दोस्तों पिछली वीडियो में हमने किस बारे में बात किया था? हमने बात किया था कि किस तरीके से हम एक मार्केट के ओवरऑल ट्रेंड को पहचानते हैं। मैंने उसमें आपको बताया था कि मार्केट किस तरीके से चलता है, मार्केट किस तरीके से काम करता है, मार्केट के अंदर पहले क्या होता है, देन ब्रेकआउट, देन रिटेस्ट, देन उसके बाद मार्केट एक फेज में जाता है, फिर तीसरे नंबर पे मार्केट क्या करता है, कंसोलिडेट करता है एंड देन यहाँ से फॉल आता है। ये चीजें तो बड़ी बेसिक सी हैं कि आपने सीख लिया, आपने समझ लिया कि मार्केट के अंदर ऐसे चल रहा है, इस तरीके से काम करना है। लेकिन अब अगर हम लोग स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं तो स्विंग ट्रेडिंग के अंदर भी कई सारी चीजें ऐसी हैं यार जो दिमाग में रखना है। दिमाग में क्यों रखना है? क्योंकि मान लो कि मैं कोई भी एक कंपनी चूज कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे मान लो कि मेरे को लग रहा है कि यूपीएल बढ़ने वाला है। अब जब भी हम स्विंग ट्रेडिंग करेंगे, कहीं हम ऐसी कंपनी तो नहीं चूज कर ले रहे हैं कि आज हम उसको खरीद लिए और आज हम उसको बेच नहीं पा रहे हैं। कहीं हम कोई ऐसी कंपनी तो नहीं खरीद रहे हैं जो लिक्विडिटी उसके अंदर ना हो, कि मतलब आज खरीदें और पता चल रहा है कि कोई और बेचने और खरीदने वाला नहीं है। तो ये चीज कैसे हम लोग बाइकआउट करें? सबसे पहले देखिए, जब भी आप किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक को स्विंग ट्रेडिंग के लिए खरीदेंगे दोस्तों, विश्वास रखिए, जब भी आप किसी स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक खरीदिए, सबसे पहले आप क्या देखिए, मार्केट डेप्थ। अब कोई भी ब्रोकर आप यूज करते होगे तो आप लोग वहां पर एक ऑप्शन देखते होगे मार्केट डेप्थ करके। अगर उस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर सपोज करो कि 50,000 और 50,000 का बाई और 50,000 का सेल नहीं हो रहा है, तो समझ लो वो स्टॉक बेकार है, आपके स्विंग ट्रेडिंग के नहीं है। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ? मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आप समझो, जैसे कोई भी स्विंग के लिए आपको आप लेके सुना होगा, जैसे मान लो मैं एग्जांपल लेता हूँ जेपी पावर, कि भाई जेपी पावर स्विंग के लिए ले ले, है ना। जेपी पावर किसी ने ले लिया स्विंग के लिए, मान लो 2-3 दिन वो मान लो 2-4 रुपया बढ़ा। उसके बाद जब मार्केट करेक्शन पीरियड में है, जैसे अभी मार्केट गिर रहा है ना, करेक्शन पीरियड में आप उसको बेच नहीं पाओगे, यू कांट सेल दैट। तो स्विंग ट्रेडिंग के अंदर एक चीज है जो आपको हमेशा याद रखनी पड़ती है, हमेशा आपको ये चीजें समझ के रखनी पड़ती है कि भाई साहब, हम तब भी कोई चीज लेंगे जब मुझे लगेगा कि उसके अंदर बायर सेलर्स पूरी तरीके से बैठे हुए हैं। ठीक है, अच्छा जी। अब ये तो रह गई भैया की बात कि चलो ठीक है, हम इस बात का ख्याल रखेंगे। अगर मैं इसको कंपनी स्पेसिफिक बोलना चाहूं तो देखो, कंपनी क्या क्या होती है। एक होता है स्मॉल कैप। सबसे ज्यादा जो दिक्कत आता है स्मॉल कैप में, ये हाईली रिस्की होता है क्योंकि अभी इनके बिजनेस जो है वो बहुत पूरी तरीके से बढ़े नहीं है। तो इसमें क्या होता है कि स्टॉक मैनिपुलेशन ज्यादा होता है। दूसरा होता है मिड कैप। अब मिड कैप के अंदर जो कुछ कंपनीज हैं जो रिस्की हैं, कुछ कंपनी हैं जो अच्छी हैं और कुछ कंपनी हैं जो बहुत अच्छी हैं। उसके बाद आ जाता है लार्ज कैप। अब देखो, हमें ये नहीं देखना है कि कौन सी कंपनी अच्छी, कौन सी कंपनी बुरी, कौन सी कंपनी खराब है, ये तो हमारा पार्ट अभी बात किया है। हमें जो स्टॉक खरीदना है उसके बारे में हमें एनालाइज करना है। तो अगर मैं लार्ज कैप लेके चलूं, जैसे जिसका दाम 200, 400, 500, या मार्केट कैपिटलाइजेशन जिसका बड़ा हो, अभी मैं समझाऊंगा मार्केट कैपिटलाइजेशन कैसे चेकआउट करें। तो यहाँ पर होगा क्या कि हमें तुरंत ये चीज समझ में आ जाएगी कि लार्ज कैप है, इसका मतलब इस मार्केट के अंदर बायर भी ज्यादा होंगे, इस स्टॉक के अंदर सेलर्स भी ज्यादा होंगे। तो ये छोटा सा बेसिक सा रूल था जो आप ध्यान रखिएगा जब भी आप स्विंग ट्रेडिंग करिएगा। अब चलते हैं स्क्रीनर को कैसे हम लोग यूज करें, किस तरीके से स्क्रीनर को हम लोग यहाँ पर देखें। तो यहाँ पर दो सॉफ्टवेयर मैं यूज करता हूँ, एक स्क्रीनर डॉट डॉट इन है, एक ट्रेंडी लाइन है, ठीक है। और अगर आप लोग फ्री में यूज करना चाहते हो तो आप लोग चार्ट इंक भी आप लोग यूज कर सकते हो। मैं यहाँ पर वो सारी चीजें यहाँ पर दे दे रहा हूँ। अब देखो, सबसे पहले ये स्टॉक स्क्रीनर क्या है, इसके पूरे के पूरे ओवरव्यू को समझो। मान लो यार मेरे को कोई कंपनी लेनी है, सपोज करो कि मुझे 5, 10, 15 दिन के लिए कोई कंपनी लेनी है, और मैं गया अपने ट्रेडिंग व्यू पे, मैंने मान लो कोई एक कंपनी का एग्जांपल लगा दिया। जैसे मान लो मेरे को किस कंपनी का चाहिए, मान लो मुझे यूपीएल का ही चाहिए, ठीक है। तो यूपीएल का सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं कंपनी चूज करने से पहले दोस्तों, देखिए कुछ भी हो जाए, आप एक बात मेरी समझ के रखो। आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो, यू आर कमिंग हियर फॉर सम सॉर्ट ऑफ डे, ठीक है। आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो, पहले आपको स्ट्रक्चर देखना है कि मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे,
डे वाइज टाइम फ्रेम पर मार्केट क्या कर रहा है। तो डे वाइज टाइम फ्रेम पे जैसा मैंने बताया था कि हम लोग क्या लगाते हैं, सिंपल मूविंग एवरेज लगाते हैं। मैंने सेटअप पिछली वाली वीडियो में आपको बता दिया है, ये कुछ सिंपल मूविंग एवरेज है। अब मुझे ये दिख रहा है कि यार मार्केट के अंदर जो यूपीएल का ग्राफ है ना, वो काफी दिनों से डिक्लाइन फेज में है। मतलब डिक्लाइन है, फिर उठता है, फिर गिरता 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 है। तो मार्केट ने क्या किया कि जितने बार भी सपोर्ट के पास उठा है मार्केट, उतनी बार मार्केट क्या कर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है। और एज अ स्विंग ट्रेडर अगर मैं देखूं कि सपोर्ट के आसपास आके मार्केट 30-40 रुपए जरूर उठ रहा है, जरूर उठ रहा है ना, जरूर उठ रहा है, जरूर उठ रहा है। तो क्या ये हमारा जो छोटा सा पैटर्न है, डब्लू पैटर्न जो बन रहा है, ये भी तो एक पैटर्न हो सकता है। तो मान लो कि ठीक है, मेरी एनालिसिस अच्छी है, मैंने किया कि भाई साहब ये मेरा वो है, एक फेज है जहां पर मार्केट अभी कंसोलिडेट कर रहा है कई दिन से। क्योंकि मैं कलर चेंज कर देता हूँ तो सही लगेगा अपन को। ठीक है, मैं ये बोल सकता हूँ कि चलो यार यहाँ पर उठ रहा है, हमारा रिस्क निकल के आ रहा है 30 रुपए का, और रिवॉर्ड कितना आ जाएगा। सपोज करो कि मैं यहाँ पर एक लॉन्ग पोजीशन बना रहा हूँ, जस्ट एग्जांपल। रिवार्ड हमारा 62 रुपए के आसपास है, रिस्क बस इसके नीचे 30 रुपए का मान लो रिस्क है। ठीक है, इतना तो रिस्क आप लोगे ही लोगे। तो मेरा जो ये यूपीएल है, यहाँ मुझे दिख रहा है कि ये मेरी एंट्री पॉइंट है, और ये मेरा टारगेट है, और ये मेरा स्टॉप लॉस है। अब ये हो गया भैया चार्ट की कहानी, कि चार्ट ने ऐसे कहानी बोली। चार्ट ने क्या बोला कि सौरभ भाई यहाँ पर देखोगे ध्यान से तो एक सपोर्ट बना हुआ है। ये देखो, मैं आपको बता रहा हूँ हाउ यू विल एक्ट इन लाइव मार्केट, बिहेवियर क्या होगा आपका। क्योंकि सीखने से ज्यादा आपको किस पे प्रैक्टिस करना, आपको प्रैक्टिस करना है एप्लीकेशन पार्ट पर। अगर आपका एप्लीकेशन पार्ट सही नहीं रहेगा दोस्तों ना, तो आप स्विंग के लिए ट्रेड्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। तो इस चीज का ध्यान रखो कि स्विंग ट्रेडिंग करना है तो आपको आइडेंटिफिकेशन के ऊपर ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। तो मान लो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, मेरे को लग रहा है कि नहीं यार मार्केट अब चलो यहाँ से धीरे 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 करके ऊपर जाएगा। रिस्क तो देखो मेरा 30 रुपया है। अब मान लो आपने लिया और आप सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल, सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस कर लिए। अब टेक्निकल एनालिसिस करने के बाद मान लो कि आप एक दिन बाद देखते हो कि आपका स्टॉक लॉस में जाने लगता है। ठीक है, कोई बात नहीं, 2 दिन बाद देखते हो आपका स्टॉक लॉस में जाने लगता है। अब आपका मन होता है यार कि ये स्टॉक कहीं मैंने गलत तो नहीं चूज कर लिया है, कहीं मैंने गलत तो नहीं चूज कर लिया है। क्या यूपीएल कोई ऐसा स्टॉक है जो डिक्लाइन फेज में है, क्या क्या इसके बिजनेस को हैम्परिंग हो रही है। तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, इसके लिए हम लोग यूज करेंगे हल्का सा फंडामेंटल, जिसके लिए आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, मैं उसमें आपकी हेल्प कर ही देता हूँ। तो फंडामेंटल क्या हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, और उसके बारे में एक बार नज़र घुमा लेते हैं। ठीक है। तो मैं स्क्रीनर पर गया और यहाँ जाते ही मैंने यूपीएल डाला। माफ करिए, थोड़ी सर्दी सी है मुझे। अब जैसे मैंने यूपीएल डाला, देखो पहली बात तो इसका मार्केट कैप 35,000 करोड़ है। तो मेरे को डरना नहीं है कि ये स्टॉक के अंदर लिक्विडिटी है या नहीं। अगर 500 करोड़ से कम है कोई भी कंपनी की वैल्यूएशन या मार्केट कैप, वैल्यूएशन नहीं मार्केट कैप, तो हमें वहां पर डरना है लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, लेकिन चूंकि इसका 35,000 करोड़ के आसपास है, वो अच्छा है। दूसरी चीज मैं यहाँ पर क्या देखता हूँ दोस्तों, कि जो मार्केट है वो स्टॉक का फंडामेंटल प्रॉफिट में है, लॉस में है, रेवेन्यू कैसा है। तो बस मैं यहाँ पर आ जाऊंगा और यहाँ पर इसका प्रॉफिट एंड लॉस खोल दूंगा। ठीक है दोस्तों, अब ये चीज देखो, आप बहुत ध्यान से सुनना। मार्च आपको ज्यादा नहीं, 1-2 साल 3 साल का आपको कंपेयर करना है। अगर आप देखोगे तो मार्च 2020 में और 2021, 22 और 23 के अंदर कंपनी की सेल्स तो ताबड़तोड़ तरीके से बढ़ रही है। ठीक है, एक्सपेंसेस भी लेकिन कंपनी का उसी हिसाब से बढ़ रहा है। और पिछली बार क्या था कि 35 करोड़ का धंधा था 2020 में, 28 करोड़ रुपया खत्म हुआ था। मार्च में 38,000 का धंधा होता है, 30,000 रुपये खत्म होता है। 46,000 रुपये मार्च 2020 में कमाती कंपनी, 36,000 रुपये खत्म करती है। 53,000 कमाती है मार्च, ये लेटेस्ट डेटा पर ज्यादा विश्वास रखते हैं हम लोग। तो इनका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो साल दर साल जो है वो बढ़ रहा है। ठीक है, अब लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है
कि इसमें डिप्रिसिएशन कितना है, इंटरेस्ट कितना है, अदर सोर्सेस क्या क्या चल रहा है, टैक्स कितना दिया। तो अगर हम लोग इस पर्टिकुलर स्टेटस को देखें तो कंपनी पिछले 2 साल से कुछ खास कर नहीं पा रही है। आप समझो, नेट प्रॉफिट जो है कंपनी की वो ये है कि भैया पहले 2012 से बढ़ते ही बढ़ते 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 2-2 हज़ार करोड़ का प्रॉफिट था, और अब मार्केट के अंदर 2 हज़ार, 3 हज़ार, 4 हज़ार, 4 हज़ार करोड़ के प्रॉफिट पर आ गया। तो कहने का मतलब ये है कि कंपनी के अंदर वो ग्रोथ नहीं है जो ग्रोथ आनी चाहिए। क्योंकि आप ये चीज समझो यार कि जो कंपनी 2 हज़ार करोड़ आज के 2018 में कमाई थी, उसको कम से कम आज 10 हज़ार करोड़ या 5 हज़ार या 8 हज़ार करोड़ की कंपनी के प्रॉफिट में बदलना चाहिए। फिर भी अगर हम इसको देखें तो कंपनी के अंदर कोई ऐसी नहीं है कि निगेटिविटी फैली हुई है। ठीक है भाई, आप एक कंपनी चला रहे हो, उसी जगह से कंपटीशन भी बढ़ रहा है, तब भी आप अगर मार्केट के अंदर स्टैंड अलोन कर रहे हो तो एक बहुत अच्छी चीज है जिसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा प्रोज एंड कॉन्स भी यहाँ पर देख लेते हैं बैलेंस शीट के अंदर कि किस तरीके से बैलेंस शीट इनका चल रहा है, एसेट क्या है, लाइबिलिटीज क्या है। वैसे ये इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता है, बट हाँ एक बार अगर आपको देखना है तो शेयर होल्डिंग पैटर्न्स जरूर देखिएगा। अब ये जो है ना, ये कहानी जो अगर आपको इनका पैटर्न नहीं समझ में आता है, अगर आपको इनका फंडामेंटल नहीं समझ, तो ये कहानी आपको समझ में आ जाएगी। यही कहानी है जो मैं सारे लोगों के यहाँ पर देना चाहता हूँ। ध्यान से सुनो। देखो भाई साहब, ध्यान से, प्रमोटर का स्टेक सेम है। प्रमोटर्स जो कंपनी को प्रमोट करते हैं, चलाते हैं, फाउंडर्स हो गए, घर वाले हो गए, जो एम्प्लॉयज जो हैं, शॉप्स बटे हैं उनको। एफ आई आईज ने भी अपनी होल्डिंग्स ना घटाई, हाँ घटाई है, एफ आई ने थोड़ी बहुत घटाई है 1-2% के हिसाब से। डी आई आईज ने भी घटाई है यहाँ यहाँ, और अपने पब्लिक सेक्टर ने भी घटाई है जो रिटेलर्स है। तो कहने का मतलब ये है कि स्टॉक ना, तो मैं स्टॉक को अब रेटिंग देने की बात आई, स्टॉक को क्या हम गंदा बोल सकते? बिल्कुल नहीं। क्या बहुत गंदा बोल सकते? बिल्कुल नहीं। क्या अच्छा बोल सकते? नहीं। क्या बहुत अच्छा बोल सकते? नहीं। तो क्या है स्टॉक के अंदर? स्टॉक एक मॉडरेट लेवल पर है, मतलब एक ऐसी कंपनी जो अच्छी चल रही है, जो ठीक चल रही है, जिसके अंदर कुछ खराबी नहीं है, ये बोल सकते हो। तो हमें अगर इस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर काम करना है तो वही है कि एसएल के साथ काम करना है। अपने प्रॉफिट के होने पर मार्केट के अंदर से निकल जा रहा है, क्योंकि कंपनी ना तो ग्रो ऑन ग्रोन फेज पे है, ना तो एफ आई आई स्टेक बढ़ा रहे हैं, ना तो प्रोमोटर्स स्टेक बढ़ा रहे हैं। प्रोमोटर्स तो मान लो फिक्स ही रहेंगे, उनको तो भाई सेबी की गाइडलाइंस होते हैं। ना तो रिटेलर्स बहुत सारा काम कर रहे हैं। तो अब वापस आ जाते हैं कि अगर हम इस पर्टिकुलर स्टॉक को देखें, इसकी हिस्ट्री समझ के ये लग रहा है कि मार्केट के अंदर इसका वर्चस्व जो है वो ऐसा है कि सीजन वाइज बढ़ रहा है, सीजन वाइज घट रहा है, सीजन वाइज बढ़ रहा है, सीजन वाइज घट रहा है। तो ज्यादा करके हम क्या करेंगे, इस कंपनी के अंदर सिर्फ और सिर्फ हम कुछ समय के लिए बैठेंगे। हमारा जो भी प्रॉपर स्टॉप लॉस होगा, हमारा जो भी प्रॉपर टारगेट होगा, उस प्रॉपर स्टॉप लॉस टारगेट को लेकर हम लोग यहाँ पर अपना काम करेंगे। दिस इज द फर्स्ट केस जहां पर हमें इस चीज को ध्यान देना है। नाउ द सेकंड थिंग इज कि मान लो अब मुझे दूसरी कोई कंपनी चूज करनी, मान लो एस्ट्रल पाइप अब मुझे चूज करना है, ठीक है, सॉरी एस्टेक लाइफ साइंस चूज करना है। तो मैं डे वाइज टाइम फ्रेम पे आया। अब मैं डे वाइज टाइम फ्रेम पे क्या देख रहा हूँ कि मार्केट के अंदर कहीं ना कहीं अगर आप मार्केट के अंदर देखोगे तो जो हमने थ्योरी डिस्कस किया था कि मार्केट एक एक्यूमुलेशन फेज में था, फिर ब्रेकआउट दिया, उसके बाद मार्केट क्या किया, धीरे 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 करके एक टॉप पे कंसोलिडेशन किया और मार्केट यहाँ पर गिर रहा है। अब अगर हम लोग मार्केट के स्ट्रक्चर को पहले देखें कि हमें ये स्विंग के लिए लेना है या नहीं लेना है, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो मार्केट के अंदर एक काफ़ी अच्छा, यहाँ पर देखोगे पिछली बार मार्केट ने क्या किया था, यहाँ पर एक सपोर्ट बनाया था। ठीक है, ऐसे ही आपको, जैसे मैं आपको भी समझा रहा हूँ दोस्तों ना, इसी तरीके से आपको धीरे 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 करके चीज़ें समझनी पड़ेंगी। ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ कि ये मार्केट के अंदर एक अच्छा सपोर्ट है। ठीक है, ठीक, और नीचे भी मार्केट सपोर्ट बनाया है, तो इसको हम थोड़ा सा नीचे की तरफ से ले लेंगे। ओके, नाउ द थिंग इज क्या कि अगर हम एस्टेक लाइफ साइंस को देख रहे हैं, एस्टेक लाइफ साइंस काफ़ी अच्छा गिरा है। ठीक है, काफ़ी बढ़िया गिरा है, फॉल हुआ है, 827 के आसपास आया है। अगर कोई भी स्टॉक 2200 रुपए की हुआ करती थी यार, सोचिए आप जरा, एक दिमाग लगाओ,
2200 रुपये वाले स्टॉक वो आ जा रहा है 800 रुपये में। तो कहीं ना कहीं कुछ तो धांधली है यार। आप ये सोचो ना यार कि 2200 रुपये वाला स्टॉक समझ में आता है कि चलो 1500 हो गया, 1600 हो गया, 1700 हो गया, 1200 हो गया, ये 800 रुपया हो गया है। तो हमें तुरंत क्या करना पड़ेगा, इस पर्टिकुलर के एनालिसिस से पहले हमें देखना पड़ेगा इस पूरे के पूरे कांड को। हम यहाँ क्या लिखेंगे, एस्टेक लाइफ साइंस। आ जाइए। अब ये देखो, सबसे पहले इसका मार्केट कैप 2000 करोड़ का है। इसका मतलब है कि ये मिड कैप के अंदर आ गया। तो मिड कैप है तो रिस्की तो होगा ही होगा। अब देख लेते हैं भाई ये भागे क्यों थे। चार्ट में सबसे पहले हम लोग देखें तो चार्ट में इनका दिखा रहा है कि ऊपर नीचे, अभी पूरी तरीके से नीचे, और थोड़ा से फरवरी 2024 से इनका डाउन ट्रेंड आ गया था आपका। मान के चलिए अगस्त 2023 से गिर रहा है। लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, कंपनी इज डिलीवर पुअर सेल ग्रोथ। ओके ठीक है, तभी इतना गिरा है। अब देखिए मैंने यहाँ पर देख लिया। अब मैं यहाँ पे आ जाऊंगा प्रॉफिट एंड लॉस में। भाई साहब 2300 रुपये वाला 2800 रुपये का स्टॉक प्राइस होना बहुत गंदी बात है। सेल्स इनका 628 करोड़ का है, घट गया है पिछले साल से, ठीक है, नेगेटिव है। एक्सपेंसेस इनका 551 करोड़ का है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बहुत ज्यादा घट गया है। तो अभी हम इस स्टॉक को ना तो स्विंग के लिए लेंगे, ओके, ना तो हम लोग पोजीशंस के लिए लेंगे। अच्छा कब लेंगे, अगले क्वार्टर में अगर ये कंपनी कुछ ग्रोथ दिखाती। क्योंकि देखो अभी आप ले लोगे 1100 का है मान लो, अभी आप ले लिए 1150 1160 जाने में जोर कर देगा, क्योंकि सारे लोग अब क्वार्टर 4 का रिजल्ट की वेट कर रहे होंगे। तो जैसे ही मार्केट को ऊपर जाएगा, है ना, ऊपर जा रहा है मार्केट, ऊपर जा रहा है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ मान लो अगली बार खराब आई फिर से 700 हो जाएगा। तो ऐसे स्टॉक में रिस्क नहीं लेना है जिस स्टॉक के बारे में हम नहीं जानते, या जिस स्टॉक का सेल्स ग्रोथ ही पुअर है। बात समझो, स्टॉक की कमी नहीं है अपने पास, ठीक है, स्टॉक बहुत सारे हैं। अब अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ ही कम हो रहा है, देखो 97, 146, 200, 201, 236, 209, 354, 437, 440, 552, 551, तो हम इस प्रॉफिट के हिसाब से तो काम करेंगे, है ना। हर बार प्रॉफिट बढ़ रहा है, इस बार घट गया, वो भी डबल से घट गया ना, डबल। जैसे भी नहीं कि 154 करोड़ पिछली बार हुआ था तो 140 करोड़ इस बार हुआ है, नहीं 77 करोड़ हो गया, ठीक है। तो वही मैं बोल रहा हूँ, थोड़ा सा इन पे आपको ध्यान देना है, ठीक। ये तो भैया है कि कैसे हम स्टॉक को सिलेक्ट करें। कई बार हम लोग इस चीज को नहीं समझ पाते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। जब आप मार्केट के अंदर आओगे, ठीक है, ये तो हो गया कि कैसे कंपनी एनालाइज की, सेम काम ये ट्रेंड लाइन भी करता है, लेकिन ये पेड थोड़ा ज्यादा पैसा लेता है, ये तो इसको छोड़ दो। ये तो हो गया कंपनी को कैसे एनालाइज करें फॉर स्विंग ट्रेडिंग, ठीक है। और भी एग्जांपल आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा। अब अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे हाउ टू डू इंट्राडे ट्रेडिंग, हाउ टू डू इंट्राडे स्टॉक ट्रेडिंग। इंट्राडे स्टॉक ट्रेडिंग के अंदर क्या है, हम लोग ब्रेकआउट ब्रेकडाउन कैसे हम लोग इस सिग्नल पर देखें, उसके लिए अगले वीडियो में हम लोग वापस मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। हैव अ ग्रेट डे।